ओम शांति। आपको मैं जीवन का एक उदाहरण देता हूँ। काफ़ी वर्ष पहले की बात है। मैं पहली बार दुबई गया सेवा करने के लिए। गल्फ कंट्रीज, मिडिल ईस्ट कंट्रीज। तो वहाँ एक होटल में कार्यक्रम था, वो करके मुझे जो दूसरे कार्यक्रम में जाना था, तो वहाँ के जो कोऑर्डिनेटर थे, संचालक थे, उन्होंने मुझे कॉल किया, बोला आप नीचे होटल के आ जाइए, वहाँ एक भाई आपका नाम का पट्टा लेकर खड़ा है, वो आपको गाड़ी में लेकर आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैं होटल जहाँ प्रोग्राम था, हॉल से नीचे आया लिफ्ट से रिसेप्शन एरिया में, तो देखा कि एक भाई मेरे नाम लिख करके वो पट्टा लेके खड़ा है। तो मैंने उनको कहा भाई मैं ही हूँ ये व्यक्ति। तो उन्होंने ना मुझे थोड़ा घूर के देखा, मैं ऐसे ही वाइट ड्रेस में था, तो ऊपर से नीचे तक देखा। बोलो भाई सर मैं 2 मिनट में आता हूँ गाड़ी लेके। मैंने कहा ठीक है। अब वो गाड़ी लेकर आए और मैं गाड़ी में बैठ गया। जनरली कोई ऐसे ड्राइवर भाई, और वो भी विदेश में, जो पैसेंजर है उससे हम इतना बात नहीं करते हैं। भारत में भी कभी कभी नहीं करते हैं। तो लेकिन ये जो ड्राइवर भाई थे ना, बड़े अच्छे सज्जन पुरुष थे। उन्होंने ना गाड़ी चलाते चलाते पूछा मुझसे, साहब आप क्या करते हो? पता नहीं उनको मेरे बारे में क्या इंटरेस्ट आया कि आप क्या करते हो। मैं दो उत्तर दे सकता था, एक जटिल और एक आसान। आध्यात्मिकता माना ही आसान। मेरे पास ऑप्शन था, मैं कह सकता था जैसे वो भाई साहब ने मेरा परिचय दिया, इंटरनेशनल ट्रेनर, आईएसआरओ, साइंटिस्ट, भारतीय सेना, बहुत लंबा चौड़ा। तो मैंने वो ड्राइवर भाई को कहा, उन्होंने मुझसे पूछा आप क्या करते हैं साहब? मैंने कहा मैं लोगों से बातें करता हूं। ये भी तो बातें ही करना हुआ जी। मैं इंटरनेशनल ट्रेनर हूँ, स्पीकर हूँ। कौन सा स्पीकर हूँ? आहूजा का? पता नहीं ये कौन सा स्पीकर है। एलए का स्पीकर है। तो मैंने आसानी से जवाब दिया, मैं लोगों से बातें करता हूँ। मुझे लगा वो व्यक्ति सोचेगा ड्राइवर वो क्या फालतू व्यक्ति है, इंटरेस्टिंग ही नहीं है, बातें तो सारी दुनिया ही एक दूसरे को करती है। तो मुझे लगा वो आगे मुझसे प्रश्न नहीं करेगा। लेकिन वो वंडरफुल भाई था। उन्होंने कहा साहब आप लोगों से क्या बातें करते हो? अब मैं वो भारी भारी टॉपिक नहीं बताना चाहता था, लीडरशिप और मोटिवेशन और भी बहुत सारे विषय हैं। मैंने वो ड्राइवर भाई को कहा आसान उत्तर, मैंने कहा मैं लोगों से अच्छी बातें करता हूं। लीडरशिप भी तो अच्छी बात है जी। तो मुझे लगा वो सोच रहा होगा क्या फालतू व्यक्ति है, सारी दुनिया ही एक दूसरे से अच्छी बातें करती है, मुझ पे इंटरेस्ट नहीं रखा होगा। लेकिन उन्होंने मुझसे तीसरा प्रश्न पूछा, बोला साहब आप लोगों से क्या अच्छी अच्छी बातें करो? हे भगवान, मैं आसान कर रहा था, वो मुझे और प्रश्न पूछ रहे थे। मैं सोच ही रहा था कि अब मैं क्या बताऊं इनको। तो अचानक वो ड्राइवर भाई ने मुझसे कहा आपको गर्मी लग रहा है क्या? मैंने कहा हाँ गर्मी लग रहा है। बोला साहब माफ कर दीजिए, मैं ना आपके बारे में सोच रहा था कि आप ऐसे वाइट ड्रेस पहन के, और पता नहीं मुझे लगा पूछना चाहिए, और मैं आपसे बातें करने में बिजी हो गया, मैंने एसी ऑन नहीं किया। तो मैंने कहा कर दीजिए जी। तो उन्होंने गाड़ी में एसी ऑन किया। तो कोई तो विदेशी गाड़ी था पता नहीं, उसमें सब जगह से ठंडी हवा आने लग गई और मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि कम से कम एसी के बहाने वो प्रश्न तो भूल गया होगा। लेकिन उन्होंने भूले नहीं प्रश्न। उन्होंने कहा साहब आप क्या अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, कुछ सुना रहे थे। तो मैंने कहा आपके इस राज्य में? तो बोला सर मेरा ये राज्य नहीं है, मैं पाकिस्तान से आया हूँ, या नौकरी करता हूँ। पाकिस्तान के भाई थे वो, मुस्लिम भाई थे, लेकिन बड़ा अदब उनके व्यवहार में। और तो उन्होंने कहा मैं तो पाकिस्तान का रहने वाला हूँ, मैं तो यहाँ नौकरी के लिए आया हूँ, ये तो हमारा कंट्री नहीं है। मैंने कहा छोड़ो आपका कंट्री नहीं, लेकिन इस कंट्री में गर्मी बहुत होता है क्या? बोलो अरे साहब क्या कहें, गर्मी के दिनों में टेम्परेचर 50 डिग्री चला जाता है। सरकार ने 2 घंटे की छुट्टी दी हुई है, दोपहर का टाइम। दोपहर के 2 घंटे आप ऑफिस से बाहर नहीं निकलिए, काम पे नहीं जाइए, सेल्स का काम नहीं करिए, दुकान नहीं खोलिए, सब चलता है।
क्योंकि व्यक्ति को स्ट्रोक लग जाता है, हीट, और मर सकता है व्यक्ति। तो वहाँ ऐसा नियम है, गर्मी के दिनों में आप 2 घंटे का दोपहर का छुट्टी है। तो फिर मैंने कहा फिर क्या करते हैं, तो फिर वो ड्राइवर भाई ने कहा चिंता की कोई बात नहीं है साहब, सब जगह एसी लगा हुआ है, बस स्टॉप में भी एसी है, अपने आप दरवाजा बंद हो जाता है, आपको बाहर जाना है, आप सामने आ जाएंगे, खुल जाएगा, बाहर चले जाइए फिर बंद हो जाएगा। बस स्टॉप में भी एसी है, बस में भी एसी है, ट्रेन में भी एसी है, फ्लाइट में भी एसी है, एयरपोर्ट में भी एसी है, दुकानों में भी एसी है, घरों में एसी है, बाथरूम में एसी है, क्योंकि सेंट्रलाइज्ड एसी होता है, अलग अलग नहीं लगाते हैं, पूरा बिल्डिंग में ही एसी है, उसमें बाथरूम भी आ गया, किचन भी आ गया। माताओं की आंखें खिल गई, किचन में एसी, अब तो इनको जरूर बोलूंगी, कितना गर्मी में रोटी पकाते पकाते पसीना पसीना हो जाता है, किचन में भी एसी। मैंने कहा पता है मैं क्या अच्छी बातें करता हूं, उन्होंने कहा बताइए। मैंने कहा आपके ये दुबई में इतनी गर्मी होती है, गर्मी से बचने के लिए सब जगह एसी, बस माथा ही गर्म रहता है, माथे को ठंडा करने का एसी, डाबर आमला कूल कूल, उसके चक्कर में खाली हो गया जी हमारे। आप लोग बिल्कुल अच्छे नहीं है, किसी के दुख पे ऐसे नहीं हंसते हैं, ठीक है ना। बताइए जी, अंदर का एसी। एक ही समस्या है, मनुष्य ने बाहर इन आंखों से जो कुछ दिखाई दे रहा है ना, बाहर की दुनिया में खूब तरक्की कर लिया, एडवांस्ड हो गया, एक जगह हम पिछड़ गए, आंतरिक दुनिया में, अपनी विचारधारा में, अपने दृष्टिकोण में, भावना में, इमोशनल हेल्थ में, वहां हम पुराने ख्यालातों वाले। आध्यात्मिकता माना आसान, अंदर आसान। कोई बात हुई, मुझे गुस्सा आ रहा है और मैंने आसानी से गुस्से को हटाकर शांति। बाहर गर्मी, मैं गर्मी से आया, मुझे बड़ा बेचैनी हो रहा है, कमरे में आया, स्विच ऑन किया, एसी को 18 डिग्री में किया, ठंडा। बाहर की गर्मी से इतना जल्दी आसान, बाहर की गर्मी से मरते दम तक नहीं भूलूंगा आपको, जलते रहो जी जीवन भर। अंदर कहाँ आसान बने। और माफी चाहूंगा, हाँ आप तो बहुत बड़े बुजुर्ग और सम्माननीय सभा हैं, हमारी माताएं बाबूजी हैं, स्कूल में नहीं सिखाया जाता अंदर को आसान करना। घर घर में माता पिता ये अच्छे संस्कार बच्चों को नहीं दे रहे। शांत रहना, प्रतिक्रिया ना करना अच्छा संस्कार है। सुसाइड करना, परेशान होना, कल मैंने आपको चर्चा की थी, बच्चा 10वीं का रिजल्ट देख के घर आए और कहे, मुस्कुरा के कहे मम्मी फेल हो गया हूं। फेल बाहर हुए हो, अंदर की स्थिति क्या है, और कहे अगले साल गोल्ड मेडल कमा के दिखाऊंगा, रोऊंगा नहीं, गाली नहीं दूंगा, डिप्रेशन में नहीं जाऊंगा, सुसाइड नहीं करूंगा, भगवान को गाली नहीं दूंगा, अपने भाग्य को नहीं कोसूंगा, टीचर को, शिक्षण संस्थाओं को गाली नहीं दूंगा। हो गया, फेल नहीं होना चाहिए, गलती हो गई है। अब अवस्था कैसी है, मानसिक स्थिति कैसी है। आध्यात्मिकता माना आसान। अगले 3 दिनों में, आज को मिला करके, मैं ये आसान शब्द को नहीं खोऊंगा। आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूं, बशर्ते वो आसान हो अंदर से भी। क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई है, मैं डॉक्टर साहब के पास गया, उन्होंने कहा इसका इलाज बालोद में नहीं है, रायपुर में हो सकता है। मैं रायपुर गया तो डॉक्टर साहब ने कहा दिल्ली में एक डॉक्टर हैं इसके, बहुत एक्सपर्ट हैं, वो विदेश से सीख कर आए हैं, ठीक हो जाएंगे। तो मैं दिल्ली भी चले जाऊंगा, आसान। कुछ भी करके मेरे को बीमारी से मुक्त होना है। वैसे ही कुछ भी करके मुझे अंदर गुस्सा, चिंता, भय, अशांति से मुक्त होना है। लेकिन वो करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। बीमारी के लिए हम सब काम धंधा छोड़ करके, छुट्टी ले करके, उल्टा खर्चा करके अमेरिका भी जाने के लिए तैयार हैं।
लालू प्रसाद जी यादव ने अपना किडनी ट्रांसप्लांट सिंगापुर से कराया। फिर मैं बिजी हूं बिजी हूं बिजी हूं नहीं हूं, लेकिन इधर ठीक करने के लिए कहाँ टाइम है जी। घर है, बच्चे हैं, स्कूल है, नाश्ता है, गाय है, खेती है, दूध निकालना है। आपके बारे में नहीं कह रहा हूं, मुंबई की माताओं के बारे में कह रहा हूं। यहां तो टाइम ही टाइम है जी। इसीलिए दुनिया बाहर हमारे पास कितनी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन दुनिया की हालत कितनी खराब हो गई है, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान ही बाहर की तरफ है। अंदर को ठीक करने के लिए ना वक्त है, ना इच्छा है, ना, माफी चाहूंगा, समझदारी की भी कमी है। हम इसको प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। आध्यात्मिकता की दूसरी आसान परिभाषा, और वो है अच्छा बनिए। सिंपल है, आध्यात्मिकता माना अच्छा, स्वयं के हृदय के लिए अच्छा, किडनी के लिए अच्छा, ब्लड के प्रेशर के लिए अच्छा, अपने आयु के लिए अच्छा, अपने 24 घंटे के लिए अच्छा, नींद के लिए अच्छा, पाचन शक्ति अच्छा, व्यवहारिक और पारिवारिक जीवन में घर के अंदर अच्छा, और दूसरों के लिए भी अच्छा। सिंपल है अध्यात्म। वाइट पहनिए नहीं पहनिए इससे कोई मतलब नहीं है। आप जिंदगी भर कलर कपड़े पहनिए, लेकिन अच्छा बनिए, आसान बनिए। यही भगवान भी चाहता है, यही ये विश्वविद्यालय का उद्देश्य है। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ, क्योंकि आज माताएं आए हैं, इसीलिए थोड़ा मैं बच्चों के हिसाब से बताता हूँ। हम लखनऊ में एक कार्यक्रम कर रहे थे और विषय था मन की बात, और वहाँ के सब स्कूल के बच्चों को बुलाया था, 12वीं कक्षा के बच्चे, थोड़े से अडोलेसेंट बच्चे, समझदार बच्चे, और विषय था मन की बात। 2-4 स्कूल के बच्चों को एक ऑडिटोरियम में बिठाया। तो मैंने दीदी को कहा, दीदी ये मन की बात हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मन की बात ऐसे ही कुछ करना है क्या? बोला नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। बच्चे अपना मन की बात आपको पूछेंगे, आपको जवाब देना है। और बच्चों को बताया गया था मेरे बारे में, उनको यूट्यूब में कुछ वीडियोस दिखाया, ताकि बच्चों को पता चले हम किससे प्रश्न पूछ रहे हैं, और उनके अंदर उमंग उत्साह है प्रश्न पूछने का। और अगर कोई बच्चा सबके सभा में पूछना नहीं चाहता है तो लिख करके बिना नाम पर्ची दे सकता है, ताकि पता ना चले किसने पूछा। कभी कभी थोड़ा सा शर्म भी आती है ना, कि मैं पूछ लूंगा तो लोग हंसेंगे या लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो 1-1.5 घंटे सिर्फ बच्चों ने प्रश्न पूछा। मैं आपको एक उसका अनुभव सुनाता हूं, और मैं चाहूंगा कि आप मेरे स्थान पर होते तो क्या उत्तर देते, सोच के रखिएगा। इसका यह मतलब नहीं है कि गिरीश भाई का उत्तर ही सही है और आपका उत्तर गलत है, वो लक्ष्य नहीं है। मैं बस बताने का प्रयास कर रहा हूं आज अच्छा कैसे। तो इस बच्चे ने, 12वीं कक्षा के एक लड़के ने मुझसे सबके सामने खड़े होकर पूछा, बोला अंकल आपको सोचना है उत्तर। आप मेरे स्थान पे होते और करीब करीब 1000 बच्चे बैठे हैं, क्योंकि आपका उत्तर सबको प्रभावित कर सकता है, सबको एक दिशा दे सकता है। तो आपका उत्तर क्या होता अगर आप मेरे स्थान पे होते? तो बच्चे ने पूछा, अंकल झूठ बोलना चाहिए या नहीं? सोचिए उत्तर। पता है मैंने क्या उत्तर दिया? थैंक्स टू परमात्मा, थैंक्स टू ब्रह्मा कुमारी, थैंक्स टू स्पष्टता, क्लैरिटी, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आसान है। ये करूं कि ये करूं, कंफ्यूजन नहीं है। आज कंफ्यूजन है, आज शक्ति नहीं है सही करने की और बुरा ना करने की, दुविधा है। झूठ बोलो बच जाओ, सच बोलो और गाली खाओ। मैंने उस बच्चे को कहा, मैंने कहा बच्चे, 12वीं कक्षा का बच्चा 18 साल 17 साल का होगा। मैंने कहा अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए? इस उम्र में भी आकर अभी भी कंफ्यूजन है? बचपन से लेकर अभी तक सारी दुनिया ने आपको बताया सच बोलो सच बोलो, गांधी जी, स्वामी विवेकानंद, प्रभु श्री राम, क्या क्या उदाहरण दिए। अभी भी तुम फ्लक्स में हो, पता ही नहीं है झूठ बोलना चाहिए सच बोलना चाहिए। इस उम्र में आके डिसाइड नहीं करोगे तो फिर कब करोगे? और कितना वक्त चाहिए तुमको? मैंने कहा उत्तर मैं नहीं दूंगा, उत्तर तुम्हें निर्णय करना है, लेकिन मैं ये जरूर बता दूंगा कि तुमने प्रश्न क्यों पूछा है। तो शायद वो बच्चा मेरे बारे में सोच रहा होगा, टकलू एक तो तू सीधे सीधे जवाब नहीं दे रहा है, ऊपर से उल्टा मेरे को बोल रहा है कि मैंने क्यों प्रश्न पूछे। तुम सीधे सीधे तो जवाब ही नहीं दे रहे हो कि।
पता है मैंने क्या जवाब दिया उस बच्चे को? वो बच्चे ने कहा कि हाँ बताइए मैंने क्यों प्रश्न पूछा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, शायद ऐसा हो सकता है हमारे साथ भी। मैंने कहा उस बच्चे को, बेटा तुम अपनी कमी कमजोरी को मुझसे सर्टिफाई करवाना चाहते थे कि मैं बोल दूं भरी सभा में सबके सामने कि किसी की भलाई के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं है, वो पुण्य के खाते में आ जाता। और वो बच्चा बोलेगा वाह, आज से परमिशन ग्रांटेड। मेरी परीक्षा में थोड़ी कम मार्क्स आई है, मम्मी को झूठ बोल दो, मैं अपने कल्याण के लिए झूठ बोल रहा हूं, पुण्य के खाते। किसी के कल्याण, किसी में तो मैं भी आ गया ना। और अगर मैं उसको स्ट्रिक्टली नो बोलता था, झूठ बोलना महापाप है, तो तुम मायूस हो जाते थे और तुम्हारा ये प्रश्न खत्म नहीं होता था। फिर तुम किसी दूसरे गिरीश को पूछते थे, अंकल झूठ बोलना चाहिए या नहीं, झूठ बोलना चाहिए या नहीं, झूठ बोलना चाहिए या नहीं। ऐसा है क्या? जरा सोचिए, कितना कॉम्प्लिकेटेड है अंदर, आसान नहीं है, हम अच्छे नहीं है। ऐसा है क्या? मनुष्य अपनी हर कमी कमजोरी को दूसरों के कारण उसको जस्टिफाई करता है। पापा भी तो झूठ बोलते हैं, मम्मी भी तो ऐसा करती है, दुनिया सारा ऐसा कर रहा है, आप मुझे काय गान सुना रहे हो? हाँ या ना? कुछ तो बोलिए। कहां अच्छे हैं जी हम? पता है मैंने उस बच्चे को क्या कहा? बेटा तुमको निर्णय करना है। और अगर मैं बोल देता था नहीं बिल्कुल नहीं, हरीशचंद्र सत्यवादी हरीशचंद्र जैसे सत्य की राह में चलना है, भगवान के दिल पे चढ़ना है, तो सत्यता, माता जी ने कहा जैसे सत्य होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अभी तो दुखी हो जाता था। कल सिनेमा में देखता था अमिताभ बच्चन का डायलॉग, किसी की भलाई के लिए बोला गया झूठ पुण्य के खाते में। बोलेगा टकलू तू जा तेल लेने के लिए, हम तो अमिताभ बच्चन की मानेंगे। हम तो बिन पेंदी के लोटे की तरह अपने फायदे अनुसार आज इसका कल उसका परसों इसका नरसों इसका। आपके बारे में नहीं कह रहा हूं, मुंबई के भाई बहनों के बारे में कह रहा हूं। आप तो बहुत अच्छे लोग हैं, एकदम आध्यात्मिक, और मुझे अच्छे लगते हैं छोटे शहरों के लोग। दो व्यक्तियों के बीच में, चाहे वो माता पिता हो और बच्चा हो, चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे कोई दो दोस्त हो, कोई भी दो लोगों के बीच कोई भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को झूठ बोल रहा है, उसका आधार है डर। हाँ या ना? तो मैं मम्मी से सच बोलने में डर रहा हूं, क्योंकि सच बोलूंगा तो मम्मी परेशान हो जाएगी, दुखी हो जाएगी, मायूस हो जाएगी कि बेटा ने ऐसी गलती कर दी। मैं मम्मी को नहीं दुखी करना चाहता, मैं मम्मी को परेशान नहीं, मैं मम्मी का क्रोध नहीं हैंडल कर सकता, इसीलिए बेटा झूठ बोल दो। तो मेरा प्रश्न है, माँ और बच्चे का संबंध फिर डर वाला है? कहाँ है अच्छा? कहाँ हम अच्छी मम्मी बने? बच्चे को खाना पीना कपड़े लत्ते एजुकेशन सब प्रकार का ध्यान रख रहे हैं, अच्छे हैं, लेकिन यहां कहां अच्छे हैं? थोड़ी सूक्ष्मता में हमको सोचना है। और डरा हुआ बच्चा माता पिता को हमेशा फिर तकलीफ देगा। डर चिंता भय अशांति से आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, मानसिक स्वास्थ्य तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा, व्यवहारिक फिर तो क्रोध आ जाएगा। तो सत्य के लिए दो कंडीशन, पहला सत्य सदा होता है, कभी नहीं खत्म हो सकता है, और दूसरा सबके लिए समान है। एक बार मैं तेलंगाना में जहीराबाद करके एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे महिंद्रा एंड महिंद्रा का इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स डिवीजन है। वहां वो ट्रैक्टर बनाते, और वो ट्रैक्टर भारत के किसानों को नहीं बेचते हैं, विदेश भेजते, यूएस एक्सपोर्ट। उसका स्पेसिफिकेशन ही अलग है, उसका टायर का साइज अलग है, उसके केबिन में एसी है, सब अलग है, आपको लगेगा नहीं ये ट्रैक्टर है। तो उनका हम 2 दिन का सीनियर लेवल मैनेजमेंट का वर्कशॉप कर रहे थे। तो मुझे माउंट आबू से फोन आया कि आपको कल माउंट आबू में सेवा करने के लिए आना है, 2 क्लास है आपका। मैंने कहा मैं नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि मुझे तीसरे दिन पटना में बिहार में फेडरेशन ऑफ गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ होते हैं ना, उनका एक एसोसिएशन है,
भारत में करीब 1 लाख से ज़्यादा उनके रजिस्टर्ड मेंबर हैं, उनका प्रोग्राम करना है। भारत में गर्भवती महिला के का जो डॉक्टर है, गर्भवती महिला को आयरन टैबलेट, फॉलिक एसिड टैबलेट, कैल्शियम टैबलेट, ये टैबलेट, वो टैबलेट, खुशी का टैबलेट, एक गायनाकोलॉजिस्ट नहीं बताती है। तुम बहू सासू माँ के साथ तुम्हारा नोक झोंक चल रहा है, पति के साथ चैलेंज है, उसका तनाव है, वो हम नहीं हैंडल करेंगे जी। हाँ, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, आयरन, वो सब हम दे देंगे सप्लीमेंट। हमने 25 साल मुंबई में हमने रिसर्च किया, आज भी रिसर्च चल रहा है गायनाकोलॉजिस्ट के साथ मिलके। वो गर्भवती महिला को हम 9 महीने हम ट्रेन करते हैं और गारंटीड है सिजेरियन ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है। बच्चे का संस्कार, अभिमन्यु मां के गर्भ में रहकर अगर चक्रव्यूह भेद ना जान सकता है बिना ट्रेनिंग के, तो 9 महीने मम्मी ट्रेनिंग दे सकती है, जिसको हम डिजाइन योर फीटस बोलते हैं उसको। सुपर मॉम सुपर बेबी प्रोग्राम साइंटिफिक रिसर्च है, हमारा पेपर है, डॉक्यूमेंटेशन है। तो उनके जो प्रेसिडेंट है फॉक्सी के, उन्होंने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पूरे भारत में जाकर गायनाकोलॉजिस्ट को ये सिखाओ। भावनात्मक दवाई हम तो दे ही नहीं रहे हैं। अच्छा, अभिमन्यु कैसे चक्रव्यूह भेदना जान गया? क्योंकि छोटू बेबी जब माँ के गर्भ में था तो अर्जुन सुभद्रा को बता रहा था कि कल चक्रव्यूह में ये करूंगा, ऐसे करूंगा, वो करूंगा। अब जब बाहर निकलने की बारी आई तो सुभद्रा मैडम सो गई। गया जी, छोटू को कुछ मैसेज नहीं गया यहां से, क्योंकि मम्मी को सुना ही नहीं दे रहा। आधार एक ही है। आजकल के बहुत दुख से कहना पड़ रहा है, पढ़ी लिखी गर्भवती महिला गर्भ धारण करके, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, घर घर की कहानी, ये सब यहां से जा रहा है इधर, इधर से छोटू के पास। पैदा हुआ नहीं छोटू, 1 मिनट शांति से नहीं बैठता, क्योंकि मम्मी नहीं बैठी है। हमने ऐसे ऐसे महिलाओं को हैंडल किया जिनको डॉक्टर ने कहा था कि आप अबॉर्शन कर लीजिए, बच्चे का हेल्थ ठीक नहीं है। मम्मी ने कहा नहीं, मैं नहीं मारना चाहती हूँ अपने बच्चे को। तो फिर क्या कर सकते हैं? सकारात्मक सोचो, जो हम आपको मेडिटेशन में सिखाएंगे। और वो बच्चा पैदा होने के बाद उसका पीडियाट्रिशियन कहता है, बच्चों का डॉक्टर कहता है वो जो रिपोर्ट था ना जब महिला गर्भवती थी, वो गलत था, हो ही नहीं सकता, इस बीमारी में ये बच्चा ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन सब कुछ संभव है। एक ही शक्ति को मुझे यूज करना है, अपने मानसिक, हमारे थॉट पावर, वो हम यूज ही नहीं कर रहे हैं जी, सब नेगेटिव। तो मैंने कहा मुझे पटना में सुबह 7 बजे की फ्लाइट है, उन्होंने कहा हम प्रबंध कर देंगे, माउंट आबू वालों ने। थोड़ा मेरे लिए पॉसिबल था। मैं रात के 1 बजे जहीराबाद से बाई रोड आया राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद। सुबह की फ्लाइट पकड़ा, अहमदाबाद आया, वहाँ नाश्ता किया, फिर वहाँ से बाई रोड 6 घंटे, 2-2:30 बजे दोपहर को पहुँचा माउंट आबू। शाम का क्लास कराया 4 बजे का, 6 बजे का क्लास कराया, 8 बजे भोजन किया, रात्रि भोजन, फिर निकला 8:30 बजे वापस अहमदाबाद, क्योंकि वहीं से फ्लाइट थी मेरी। मैं वापस 2-2:30 बजे रात को अहमदाबाद पहुँचा और तीसरे दिन सुबह 7 बजे की मेरी फ्लाइट। भाइयों और बहनों, 2 रात में सोया नहीं हूँ, आराम नहीं किया मैंने, बस ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग, थक गया शरीर। मैंने अलार्म सेट किया, कम से कम 6 बजे तक तो एयरपोर्ट पहुंचना है। मेरी आंख लग गई और जब मेरी नींद खुली, मेरे पास 15 मिनट बचे थे एयरपोर्ट जाने के लिए। ओ माय गॉड, मिस कर जाऊंगा। मेरी नींद उड़ गई। मैं बिस्तर में से सीधे छलांग लगाया बाथरूम में। जल्दी जल्दी स्नान करने के चक्कर में पता नहीं क्या हुआ, मैं बाथरूम में फिसल गया, धड़ाम करके गिरा। मेरे लेफ्ट कंधे पे बहुत जोर से चोट लगी। आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा, पूछूं? आपने पूरी कहानी सुनी है? प्लीज बताइए, गिरीश भाई के लेफ्ट कंधे फिसलने से, गिरने से, चोट लगने से जो लेफ्ट कंधे पे जो दर्द हो रहा है, उसका कारण कौन? भाइयों और बहनों, ध्यान से सुनिए। ये सच है कि मैं 2 रात नहीं सोया, ये सच है कि मेरी आंख लग गई, ये सच है कि मैं थका हुआ था, सच है कि जब आंख खुली तो लेट हो गया, सच है कि मैं जल्दी जल्दी करने लगा, सच है कि बाथरूम में पानी उसके फ्लोर पे गिरने से उसकी चिकनाहट शायद बढ़ गई, पता नहीं, सच है कि मैंने ध्यान नहीं दिया, सच है कि मैं फिसला भी। प्रश्न, गिरा क्यों? गुरुत्वाकर्षण नहीं होता तो ऐसे ही हवा में लौटता होता।
आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ मेरे जीवन का। चेन्नई में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जैसे आप बालोद के प्रबुद्ध जन बैठे हैं, ऐसे ही हम डॉक्टर्स का प्रोग्राम करते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको हार्ट वाला डॉक्टर कलाम का प्रेजेंटेशन बताऊं। तो हम डॉक्टर्स का कार्यक्रम कर रहे थे, सब डॉक्टर्स बैठे थे आईएमए के। तो मैंने भी वहाँ पे, मेरा विषय था द पावर ऑफ चॉइस। चॉइस का क्या चूज करना है, उसके पीछे भी शक्ति है। तो मैंने यही उदाहरण दिया और मैंने उन डॉक्टरों को कहा, आप तो डॉक्टर हो जी, मैं रात को सो नहीं पा रहा हूँ, मेरे को एंग्जाइटी की बीमारी है, मैं बड़ा बेचैन रहता हूँ ग्रेविटी की वजह से, प्लीज़ समाधान, दवाई दे दीजिए। तो एक भाई साहब ने हाथ ऊपर उठाया और एक बहन ने भी हाथ ऊपर उठाया। मैंने कहा, डॉक्टर साहब थैंक यू, आप कितने अच्छे हैं मेरा समाधान करने के लिए, मेरे को कोई दवाई दे दीजिए। तो उन्होंने कहा, गिरीश जी बिल्कुल मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। मैंने कहा, डॉक्टर साहब थोड़ा परिचय दे दीजिए, आप किस चीज़ के डॉक्टर हैं? तो उन्होंने कहा, मैं हड्डी रोग विशेषज्ञ। मैंने कहा, बहुत अच्छा है, मेरे को समस्या तो गुरुत्वाकर्षण से है। तो उन्होंने कहा, मेरी जो विशेषता है, स्पेशलाइजेशन, डॉक्टर्स में भी स्पेशलाइजेशन होता है, उन्होंने कहा मेरा स्पेशलाइजेशन है टोटल नी रिप्लेसमेंट, घुटना चेंज करता हूं मैं। मैंने कहा, बहुत अच्छा है डॉक्टर साहब, मुझे प्रॉब्लम गुरुत्वाकर्षण से। तो उन्होंने कहा, गिरीश जी मैं बातें सुन रहा हूँ, आपको मैंने यूट्यूब में भी देखा, बहुत मस्त क्लास कराते हो, मैं बहुत प्रभावित हूँ आपसे, और क्योंकि आप इतने सज्जन पुरुष हो, मैं आपके डॉक्टर साहब ने मुझे कहा, मैं आपके दोनों घुटने फ्री में चेंज कर देता हूँ। मैंने कहा, घुटने का ही चेंज कर रहे हो? मैंने कहा, सर जिंदगी में कई बार पेट दर्द किया है, सिर दर्द किया है, बदन दर्द किया, घुटना आज तक दर्द नहीं किया, और आप घुटने क्यों चेंज कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, गिरीश जी आपकी बातों को सुन के ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा दिमाग घुटने में आ गया है। मैंने कहा, डॉक्टर साहब मुझे गुरुत्वाकर्षण से प्रॉब्लम है, आप घुटने चेंज करो, मैं गलती से नहीं आऊंगा आपके पास। मैंने वो मैडम को देखा, मैडम ने कहा, मैडम आप बताइए जी, आप किस चीज के डॉक्टर? तो उन्होंने कहा, मैं मनोरोग चिकित्सक हूं। मैंने कहा, आप सही व्यक्ति के पास आ गए। शी सेड, आई एम अ साइकियाट्रिस्ट। मैंने कहा, मैडम मेरा तो गुरुत्वाकर्षण से समस्या है, ये डॉक्टर का भी इलाज करिए पहले, जो मेरे घुटने चेंज कर रहा है उनका भी दिमाग ठीक नहीं, वन पे वन फ्री, उनका पहले करो, पीछे मैं आऊंगा। तो मैडम ने कहा, मैंने कहा, मैडम मुझे गुरुत्वाकर्षण से प्रॉब्लम है, क्या करूं? उन्होंने कहा, आपकी बीमारी के लिए मेरे पास 2 दवाई है। मैंने कहा, एक दवाई से ठीक नहीं होगा, 2? बोला, नहीं, पहला दवाई खाइए, असर ना करे तो दूसरा ले लीजिए। मैंने कहा, आप कितने कंसिडरेट हैं, आपके पास प्लान ए और प्लान बी भी है, मतलब ए काम ना करे तो यू आर स्टैंड बाई बी प्लान। मैंने कहा, बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये डॉक्टर का भी इलाज करवा देना आप, ठीक है? मैंने कहा, मैडम दवाई बताइए। उन्होंने कहा, पहला दवाई है भर्ती हो जाओ। कहाँ भर्ती हो जाओ? ये ठीक है जी, एक घुटना चेंज कर रहे हैं और एक पागल खाने एडमिट कर रहे हैं। मैंने कहा, मैडम पागल खाने नहीं जाऊंगा मैं। तो उन्होंने कहा, ठीक है, पहला दवाई मत खाइए तो दूसरा दवाई ले लीजिए। मैंने कहा, क्या करूं दूसरा दवाई? अब बहुत ध्यान से सुनिए, दिस इज वाह जिंदगी वाह। उन्होंने कहा, स्वीकार कर लो। भाइयों और बहनों, सत्य को स्वीकार करने के अलावा दूसरा चॉइस नहीं है। अगर है तो खड़े होके बताइए। लाइफ इज अनसर्टन, मतलब कल क्या होगा नहीं पता। मनुष्य भविष्य को सोच के डरता क्यों है? चिंता क्यों कर रहा है? घबरा क्यों रहा है? कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इनका क्या होगा, घर का क्या होगा। भर भर के चिंता कर लीजिए, भर भर के डर लीजिए, भर भर के परेशान हो जाइए आज के दिन में। इससे आपका कल का दिन जरा भी अच्छा होने की गुंजाइश बढ़ जाती है। तो मैं भी चिंता करने के लिए रेडी हूं। उल्टा सारा संसार, सारा शास्त्र, सारा साइकोलॉजी कहता है कि चिंता मत करो, चिंता मत करो, चिंता मत करो, आपका कल का भविष्य और बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि आज का दिन आपका अच्छा नहीं है। आपका डिसीजन में गो हेवायर। बच्चों को लेके घबरा रहे हैं, माता पिता को लेके घबरा रहे हैं, खुद के रिपोर्ट को, कैंसर को लेके घबरा रहे हैं, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, दुनिया को लेके घबरा रहे हैं। मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि मैं आपका बेटा हूं, ठीक है? आप सब हमारी माताएं बैठे हैं, आप सब हमारे बाबूजी बैठे हैं, और माता जी को खबर मिलती है फोन में, मैं एक सिचुएशन बता रहा हूं, कि आपके बेटे गिरीश का एक्सीडेंट हो गया है।
और बड़ा मेजर एक्सीडेंट हुआ, खबर मिली। प्रश्न, माताएं बताइए, खुश होंगे या दुखी होंगे? जोर से बोलिए। दुखी होंगे, क्यों? अच्छा, बेटा है इसीलिए। कौन सी किताब में लिखिए, बेटा पैदा करिए और दुखी होइए? मुझे वापस समस्या दुख से है, मेरे को मम्मी से भी नहीं है, बच्चे से भी नहीं है। भगवान ना करे किसी भी बेटे का एक्सीडेंट हो, लेकिन गारंटी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दुखी क्यों होंगे? चलो, माँ है, दुखी हो रहे हैं, छोड़ दो, मान लिया। अब माता जी पप्पा गए हॉस्पिटल में, पता चला ऑपरेशन चल रहा है। माँ को ना समाचार सुन के ही घबराहट हो रही है, पसीने छूट रहे हैं, शांति से नहीं बैठ पा रही है। और जैसे ही ऑपरेशन के बाद, 2 घंटे के ऑपरेशन के बाद, ऑपरेशन थिएटर से गिरीश को लाया गया और रूम में शिफ्ट किया, तो माँ ने देखा यहाँ हिप से लेकर पाँव की नोक तक रॉड और स्टील और प्लेट और बोल्ट, मल्टीपल फ्रैक्चर्स। ये देखते ही साथ मम्मी को चक्कर आ गया। 2 घंटे के बाद, मेरे को जवाब चाहिए माताओं आपसे और बाबूजी लोगों से भी, 2 घंटे के बाद बेटे गिरीश को होश आता है। अब जब होश आया, एनेस्थीसिया का इफेक्ट कम हो गया, अब तो दर्द होगा, महसूस होगा जी, जो तो फ्रैक्चर हुआ वो और जो फिर उन्होंने ऑपरेशन किया। अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है। मैंने कहा मम्मी बहुत दर्द कर रहा है, नहीं सहन हो रहा है मुझसे। अरे भारत में माता पिता देवतुल्य है, ईश्वर के समान है। माँ तो बच्चे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। मम्मी भागती है डॉक्टर के पास और सर्जन के पास, कहती है डॉक्टर साहब बेटे को होश आ गया। बोला बहुत अच्छी बात है। बोला अरे वो तड़प रहा है दर्द में, प्लीज कुछ करिए। डॉक्टर साहब ने कहा माता जी हम आपकी भावनाओं को समझते हैं, हमने जितना ज़्यादा डोज, जितना ज़रूरत है उतना पेन किलर्स, उतना ट्रैंकुलेर्स, उतना सेडेटिव सब दिया हुआ है, इससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते, नहीं तो उसका किडनी खराब हो जाएगा। थोड़ा सहन करने को बोलिए, थोड़ा आराम करने को बोलिए, ठीक हो जाएगा, चिंता नहीं करिए, हमने देख लिया सब है। डॉक्टर ने तो मना कर दिया जी, हाथ ऊपर उठा दिया। मम्मी फिर भागती है बच्चे के पास और मैं कहता हूँ मम्मी बहुत दर्द कर रहा है। मम्मी कहती क्या करूं बोल। मैंने कहा एक चीज कर सकते हो माताएं, एक चीज कर सकते हो, हाँ या ना? मम्मी खड़ी है इधर, पप्पा खड़े इधर, भैया खड़े इधर, भाभी खड़ी है इधर और छोटा मेरा भाई खड़ा हुआ है इधर। 5 लोग खड़े हैं बेड के इर्द गिर्द। और मैं आपसे निवेदन करता हूं, मम्मी दर्द सहन नहीं हो रहा है, 10% दर्द पैर का मम्मी आप रखिए, 10% दर्द पप्पा आपको दे देता हूं, भैया 10% दर्द आप रखिए, भाभी जी 10% दर्द आप रखिए, छोटे 10% दर्द तू रख, 50% दर्द मैं मैनेज करता हूं, 50% आप लोग हैंडल करिए। प्रश्न, पॉसिबल है या नहीं? जब ट्रांसफर ऑफ पेन नहीं पॉसिबल है तो आपके रोने से, परेशान होने से, दुखी होने से, घबराने से मुझे क्या फायदा? उल्टा बताऊं, उल्टा माँ को बेचैन देखकर, बाबूजी का चेहरा उतरा हुआ देख करके मुझे भी गिल्ट हो रही है। मम्मी हमेशा कहती थी धीरे गाड़ी चलाओ, धीरे गाड़ी चलाओ, धीरे गाड़ी, सुना कहाँ? दोस्तों ने शराब पिला दिया, शराब के नशे में पता नहीं क्या हुआ, धड़क करके मैंने एक्सीडेंट कर दिया। मुझे भी बुरा लग रहा है कि मेरी गलती की वजह से ये हो गया और मेरी वजह से माँ रो रही है, पप्पा का 2 लाख का नुकसान हो गया ऑपरेशन का, मैं भी गिल्ट में हूं। प्रश्न पूछूं, आपका रोता हुआ चेहरा देखकर, आपका उतरा हुआ चेहरा देखकर मैं जल्दी ठीक होऊंगा या टाइम लगेगा? इफ यू डू नॉट डू वॉट यू कैन नॉट डू, अगर आप वो नहीं करते हैं जो नहीं कर सकते, भगवान भी आपको पापी घोषित नहीं करेगा। मम्मी मेरा दर्द नहीं ले सकती है तो इसका ये मतलब नहीं है आप बहुत बुरे मम्मी हैं, आप अच्छे मम्मी नहीं है। भगवान भी नहीं आपको पापी घोषित करेगा, जज भी आपको नहीं बोलेगा यू आर अ बैड मदर। इफ यू डू नॉट डू वॉट यू कैन डू, अगर आप वो नहीं करते हैं जो कर सकते हैं, हा, तब तो पापी है। हीलिंग बताऊं, अगर मम्मी मुस्कुराती है और मम्मी मेरे कंधे पे हाथ रख, घबराती नहीं, मुस्कुराने का अर्थ ये नहीं है कि ऐसा मुस्कुराना है, एटलीस्ट शी इज नॉट वरीड, शी इज नॉट डिस्टर्ब्ड, और बच्चे के कंधे पे हाथ रख के कहती है तू है ना सारा दिन दोस्तों के साथ लगा रहता है, मोबाइल में लगा रहता है, फ्रेंड्स के साथ रहता है, नाइट आउट पढ़ाई करता रहता है, मम्मी के लिए तेरे को टाइम ही नहीं है। डॉक्टर ने कहा 10 दिन तू हॉस्पिटल में रहेगा और मैं तेरे बाजू में बैठूंगी, 10 दिन हम लोग खूब बातें करेंगे, हम मजा आएगा। और पप्पा मेरे कंधे पे हाथ रख कर झुक कर कहे ओए चिंता नहीं कर, मैंने भी एक्सीडेंट किया था बचपन।
होता है, छोड़, चिंता नहीं कर। नहीं पापा इतना खर्चा हो गया, अरे छोड़ ना, छोटे के लिए कोटा में एडमिशन के लिए 2 लाख बचा के रखा था, जल्दी ठीक हो जाए, मिलकर बिजनेस करेंगे और अच्छा कमा लेंगे, पैसा तो आता जाता। और मम्मी जी पिछले 2 साल कोविड में सारी दुनिया परेशान थी, एक बार इसने मम्मी को नहीं पूछा मम्मी कुछ मदद करूं, सब टेकन फॉर ग्रांटेड है। मैं है ना ऑफिस से घर आता था मुंबई में, मेरा जो फ्लैट था उसके बाजू में मैं गाड़ी पार्क करता था, पार्किंग की बड़ी समस्या है, और पार्क करने के बाद मेरी आदत थी मैं हॉर्न बजाता था, पैप पैप, ताकि घर वालों को पता चल जाए बॉस इज अराइविंग। और जैसे ही ये पैप पैप का आवाज सुनते थे, मेरा दो बच्चे हैं, एक 5th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, एक 8th स्टैंडर्ड, दोनों अभी तक घर के अंदर महायुद्ध कर रहे थे, घमसान छिड़ा हुआ था। भारत और पाकिस्तान का युद्ध इनके सामने फीका पड़ता है, जिस प्रकार से ये महायुद्ध करते। और जैसे ही पैप पैप का आवाज सुनते अटेंशन में आ जाते, घर पूरा करेक्ट हो जाता है, दोनों किताब लेके बैठ जाते। और जैसे ही मैं पिता ओम श्री गणेशाय नमः करके कदम रखता हूं, ये दोनों बच्चों को पढ़ते हुए देखकर गद गद हो जाता हूं, क्या भाग्यशाली पिता है, क्योंकि मैंने अपने बचपन में कभी शाम को किताब को हाथ नहीं लगाया, और ये मेरे 2 प्रोडक्ट इतने सिंसियर, इतने अच्छे, इतने महान। और मैं जैसे ही उनके सामने से निकलकर अपने कमरे में जाता हूं फ्रेश होने के लिए, चेंज करने के लिए, तो छोटा वाला बेटा बड़े को कहता है टाइगर आ गया, बड़े वाला छोटे को कहता ओए तूने अभी तक इतिहास शुरू नहीं किया, टाइगर नहीं हिटलर आया है। अगर ये है अवधारणा उस बच्चे के मन में पप्पा के लिए, तो कहां हीरो हैं जी। आप माताओं से नम्र निवेदन है, प्लीज बच्चों को लेकर परेशान मत होइए। क्यों? क्योंकि मैं किसी का भाग्य नहीं बना सकते, किसी का दुर्भाग्य को खत्म भी नहीं कर सकते। एक ही चीज कर सकते हैं, वो आपके घर के 4 दीवार या वो हॉस्पिटल के कमरे के 4 दीवारी में एक अच्छा खुशबूदार अगरबत्ती, मुस्कुराहट, स्नेह, सकारात्मक हो सकता है। वो बच्चे की किस्मत में, भाग्य में है कि उसका एक्सीडेंट होगा, 10 दिन हॉस्पिटल में रहेगा, लेकिन वो 10 दिन की पीड़ा मम्मी का प्यार, पप्पा का प्यार में जल्दी वो कंप्लीट करे। हो सकता है 8 दिन में ही उसको डिस्चार्ज मिल जाए, क्योंकि माता पिता, क्योंकि वातावरण कितना अच्छा है। उस वातावरण में आपका बच्चा आसानी से IIT क्लियर करे, आसानी से UPSC क्लियर करे। और आज बच्चा इसीलिए नहीं कर पा रहा है, अगर फेल हो गया तो मम्मी क्या कहेगी, अगर ना पास हो गया तो पापा का क्या होगा, उनका पूरा क्या बोलते हैं एक्सपेक्टेशन मेरे ऊपर है, अगर मैं नहीं कर पाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, मम्मी पापा का इज्जत मिट्टी में मिल जाएगा, मैं बचपन से इतना अच्छा पढ़ रहा था अब नहीं होगा। लुक एट द प्रेशर, कहां है वातावरण हल्का। जो कर सकते हैं वो नहीं कर रहे हैं, जो नहीं कर सकते हैं उसको लेके रो रहे हैं। हम दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, विचलित हो रहे हैं, बच्चे को परेशान कर रहे हैं झूठ के आधार पर। कहां है जी हम आध्यात्मिक? पढ़ाई अच्छी तरह करना है, बच्चों को अच्छी पालना देना है, तनाव मुक्त जीवन जीना है, संबंधों में मधुरता, ये एप्लीकेशन है। उसका फंडामेंटल्स, बिल्डिंग बनाइए 15 माले की, लेकिन उसका जो फाउंडेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करिए। फाउंडेशन ही कमजोर है तो बिल्डिंग की तो हालत ही खराब है। तो मैं फाउंडेशन सेट कर रहा हूं। थैंक यू। ओम शांति।